1980s, we adopted opening up of the economy, but the approach was piecemeal approach. It, it was not structured. Structured means whenever you are talking, you using the term structured, it means systematic, right? Long term, right? And something that is sort of revolutionary, right? So, for example, if you talk about 1991 reforms were structural reforms, right? And if you talk about this, even it is being said the agricultural reforms, these are structural reforms. So structural reform means anything which is going a U-turn from any reform. मतलब what is going on and exponential change, right? That is structure, long term, sustained change. So that is structured reform. So what started in 1980s as a piecemeal approach, it got structured in 1991 in the form of liberalization, privatization, globalization reforms. So LPG was basically, there were two type of reforms undertaken in 1990s. It can be divided into two parts. First was stabilization and other was structural reforms, right? Stabilization was a sort of steroid, giving steroids to the economy. Steroid in the sense कि अगर आपको if you यहाँ कोरोना ठीक ठाक था कि नहीं, एक ही जगह था, अच्छा. सो एक्चुअली ना मैं वहीं से चीज़ें उठाऊंगा अभी. व्हेन द पर्सन वाज हैविंग कोरोना, सो व्हेन ही वाज बीइंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डॉक्टर वाज टू सेव द पर्सन बिकॉज हिज लंग्स वर गेटिंग इन्फेक्टेड. तो सबसे पहले ना, इफ़ यू टॉक टू द पीपल, ही वाज बीइंग गिवन द स्टीरॉयड. सबसे पहले उसको ना स्टीरॉयड दिया जा रहा था, राइट? क्योंकि आप उसकी हेल्थ के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले उसे जिंदा तो रखना है. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गिविंग स्टीरॉयड टू एन इंडिविजुअल और टू एनीबडी इज पहले उस टाइम को आपको बचाना है, उसको पहले जिंदा रखना है. द सेम गोज विद द इकोनॉमी. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1991 देयर वर टू टाइप ऑफ मेजर्स विच वर अंडरटेकन. फर्स्ट वॉज अ सॉर्ट ऑफ स्टीरॉयड टू द इकोनॉमी, एंड क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं था कि यू कैन इम्पोर्ट इवन फॉर अ फोर्टनाइट, राइट? अभी आपके पास में कितना फॉरेक्स है? राइट, हाँ, हाँ, इट्स अराउंड 580 समथिंग, राइट? ठीक है, देखो यही फिगर इतना आपको पता होना चाहिए कि मोर देन 500, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है. तो एट द टाइम यू आर नॉट हैविंग इनफ फंड्स फॉर दिस इम्पोर्ट ऑफ 15 days, 1.5 समथिंग ऐसा ही कुछ था. अभी आपके पास मोर देन 580 समथिंग है. तो दैट मीन्स देयर वाज अ मिसमैच, ठीक है. तो सबसे पहले आपको स्टीरॉइड्स चाहिए थे. स्टीरॉइड्स इन द सेंस कि आपको सबसे पहले IMF की कंडीशनैलिटीज़ थी. तो उन्होंने बोला स्ट्रक्चर्ड एडजस्टमेंट प्रोग्राम, SAP उसको बोला. एंड SAP वाज हैविंग टू पार्ट, स्टेबलाइजेशन एंड दिस स्ट्रक्चरल. तो स्ट्रक्चरल मैंने बोला लॉन्ग टर्म. तो दिस LPG इज बेसिकली अंडर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स and which were under SAP structured adjustment program, right? तो उसमें ये था कि स्ट्रक्चर्ड में तो ये किया उन्होंने, रुपी को अंडर वैल्यू किया, डिवैल्यू किया, राइट? डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी और ओपनिंग अप द इकोनॉमी. और LPG में हम समझेंगे क्या क्या किया, ठीक है. तो जब LPG इन्होंने किया तो लिबरलाइजेशन मीन्स यू आर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस वन टर्म विद यू, न्यू लिबरलाइजेशन. What is neoliberalization? Why it is new? State intervention is allowed. Is to be reduced. Not exactly laissez-faire, but then state intervention is To be reduced, right? See, liberal, actually this idea is a basically socio-political theory. Liberalism is a socio-political theory which arises in this Europe during the 18th century. वो जितना भी वहाँ पे हुआ फ्रांस वगैरह में, वो सारा वो लिबरल के ही आसपास चीज़ें थी. तो वहाँ बेसिकली क्या था कि आपने पढ़ा होगा कि देयर वाज दिस कल्यूशन बिटवीन दिस चर्च एंड दिस फ्यूडल्स. तो उनका जो कॉमन मैन था उसकी हालत बहुत बुरी थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट दैट सिस्टम. देन वो जो उस वक्त जो फ्रांसिस बेकन का था कि एवरीबडी मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज. तो सारी चीज़ें जैसे जैसे आई तो उस वक्त
सभी मतलब दैट बेसिकली वाज अराउंड लिबरलिज्म। वो जितना भी रिवॉल्यूशन उस वक्त हुआ दैट वाज बेसिकली अबाउट लिबरलिज्म। वहीं से फिर ये फ्रांस रिवॉल्यूशन से फ्रैटर्निटी वगैरह ये सब चीज़ें आई हैं, राइट। तो व्हेन यू आर अप्लाइंग दैट लिबरलिज्म इनटू द इकोनॉमी, राइट, दैट मीन्स लिबरलिज्म का मतलब ये हुआ कि यू आर प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म, right? Individualism, that means you are saying to the state that individual is having an identity and that should be respected by the state. ठीक है, state is there and state is there to carry out a number of activities. And एक ना अगर आप पढ़ेंगे, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है किसी का, आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? अच्छा, सभी का PSIR है, गुड, अच्छा सब्जेक्ट है। तो उसमें भी कहीं ये कुछ आता है कि वो उस मत्स्य न्याय वगैरह वो सब चीज़ें आता है? हाँ, क्या है मत्स्य न्याय? हाँ, वो बोलता है ना कि वो बड़ी मछली छोटे को खा रही है, खाएगी, तो उसके लिए के पास ना एक वो होना चाहिए, एक मतलब कुछ जज होना चाहिए ना उसके लिए, उसको सारे सिस्टम को कौन रखेगा ढंग से। तो जब एक ट्रेड ऑफ होता है हर चीज़ में कि आप मतलब इफ़ आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू, ठीक है, सी भगवान जो हमने बनाया सो कॉल्ड द गॉड आइडेंटिटी, क्या हमारे और उसके बीच में क्या रिलेशन है? मतलब क्यों लोग, ठीक है, डोंट टेक इट एज ब्लेसफेमी, ये मत समझना कि मतलब व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, आई एम टॉकिंग समथिंग रैशनल। सी इफ यू आर गोइंग टू द गॉड, राइट, सो देर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा रेड्डी ब्रदर्स, यू नो अबाउट रेड्डी ब्रदर्स, पता है ना, वो बेल्लारी वाले, आई थिंक यू माइट बी नोइंग अबाउट देम। दोज पीपल आई थिंक डोनेटेड वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट डायमंड, वो क्राउन उन्होंने चढ़ाया था वो यहाँ पे तिरुपति में। जब उन्होंने चढ़ाया था उसके शायद 15वें 20वें दिन ही वॉज अरेस्टेड, अरेस्ट हुआ था ना वो दोनों जने। तो वो डिफरेंट स्टोरी है। तो मैं आई वांट टू टेल यू समथिंग एल्स कि देयर इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, जिसको आप ना एक ट्रेड ऑफ होता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस आपने स्टेट को बोला कि भाई टेक केयर ऑफ मी, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा, ठीक है, आई एम मतलब मैं टैक्स दे रहा हूँ आपको, ठीक है, तो स्टेट कह रहा है ठीक है आप मेरे को टैक्स दो, मैं आपको ये सारी चीज़ें करूँगा, ठीक है। तो मत्स्य न्याय कुछ भी करिए, तो इंडिविजुअलिज्म बोलता है, वो बोलता है ठीक है स्टेट इज देयर एंड स्टेट शुड बी देयर शुड बी स्टेट मशीनरी, बट इट शुड हैव सर्टेन लिमिट्स, इट शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअलिज्म। क्योंकि जो इंडिविजुअल है ना उसको अपना पता है आइडेंटिटी क्या है, उसको अपना पता है कि उसके राइट्स क्या हैं, उसको राइट्स होने चाहिए, स्टेट होना चाहिए लेकिन इट शुड बी विद इन इट्स लिमिट्स, एंड दैट्स वाई दे आर गिविंग वैल्यू टू द इंडिविजुअल, दैट इज इंडिविजुअलिज्म, राइट। इसको जब आप इकोनॉमी में लेके आ रहे हैं तो दैट सिंपली मीन्स इंडिविजुअलिज्म मीन्स जब आप इसको बिजनेस में लेके आ रहे हैं तो बिजनेस में स्टेट का ओवर इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, रेगुलेशन शुड बी देयर बट नॉट इंटरफेरेंस और ओवर इंटरफेरेंस। सो लिबरलाइजेशन is an idea, European idea of the 18th or 19th century, and when it was applied in the 20th century or 20th century during the 1900 century, mid of in 20th century, it became neoliberalization and started with this Britain and all those, and in India it took the shape of the policies of SAP, Structured Adjustment Program, in 1990s, right. So neoliberalization is simply telling you that you have to, the state should intervene to the least, पहला इसका वो है ट्रेडमार्क, ठीक है। और ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसमें ना सारी चीज़ें लगभग कॉमन हैं, ठीक है। हम समझेंगे इसका एसेंस। लिबरलाइजेशन इज सेइंग दैट स्टेट शुड बी लिबरल, लिबरल इन द सेंस दैट यू शुड, prior to this there was MRTP, monopolistic restrictive trade policies. You were promoting this because the state was only participating all the economic activities first, right. Now liberalization is saying that you should liberal your policies in the sense that everybody should be equal participant in those policies,
राइट, इन दोज एक्टिविटीज़। तो उसमें देर शुड बी नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड दिस फॉरेन, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन में यू ओपनड अप योर इकोनॉमी, you opened up your economy. Privatization means that most of the sectors were reserved for this public sector units and now they were de-reserved. तो उसके बारे में बोला जाता है इन तीनों के बारे में, de-reservation, de-licensing and de-permitrage, deregulating. Right. So we have to carry out all these things. Deregulating means आपको जितना जो ओवर रेगुलेशन है उसको आपको कम करना है, ठीक है। डी लाइसेंसिंग मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द, देखिए जो आपने हमने प्री में पढ़ा था कि देयर वर 3 कैटेगरीज ऑफ द इंडस्ट्रीज। फर्स्ट वाज एक्सक्लूसिवली फॉर द गवर्नमेंट, सेकंड वाज mix government plus private, third was for the private but with the licenses, right? मैंने आपको बताया भी था कि if you want to understand that era you should watch the movie Guru, ठीक है। गुरु देखी है आपने किसी ने? हिंदी मूवी है, अभिषेक बच्चन की, देखिएगा उसको, ठीक है। that story is basically, it is said that it is about Dhirubhai Ambani, right? How these people started from scratch and rose at this level by manipulating the existing laws, right? So de-reservation means you have reserved all these things for the public sector, right? De-permit, that everybody was supposed to take the permit for manufacturing anything. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसको समझेंगे हम, और इसको हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे अभी वाले टाइम से, इस इकोनॉमिक सर्वे से। When I was telling you that at that time we adopted one thing which was very peculiar, import substitution. What was import substitution? Trying to create our own goods and services so that we can reduce the dependence on imports. Imports, okay. Is Atmanirbhar package or Atmanirbhar Abhiyan, which is being propagated by this government, is nearer to the concept of import substitution, or the second or the question related to it, are we going the pre-LPG era by Atmanirbhar Abhiyan? Are we entering into the post-independence or pre-LPG era? According to government, no. Why? It is a different stance. So we are trying to enhance our own strengths rather than trying to substitute our imports. For example, in industries such as strategic industries such as pharma, defense, we are trying to enhance our own production. Whereas some other industries we are open for free trade. तो आप बताइए। Atmanirbhar Bharat is basically promoting our own products and manufacturers and also exporting it to other countries. So the things which we can produce by our own, we need not to import from outside. So basically cutting down those imports and promoting our own culture and own products. ओके, आप गलत बताएंगे, नो इश्यूज, कोई बाहर का नहीं है यहाँ पे। आप बताइए कुछ ना कुछ। सी, when we are talking about Atmanirbhar, I think you were to an extent very to the answer. If we see our exports, right? If we compare our exports to countries like Bangladesh, अच्छा एक तो ना इसका जो आप पढ़ेंगे एक ना आप इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का जरूर खरीद लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, मिलेगा नहीं अभी। मैं एग्जैक्ट बताऊँ शायद 16-17 का ही है। उसमें मैं कुछ कुछ चैप्टर्स आपको बताऊँगा, वो आपको पढ़ने ही है वहाँ से, अगर आपको आंसर लिखना है अच्छा तो, मेंस में स्पेशली, ठीक है। तो इफ़ यू सी द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, you will find that we are exporting those things in which we are not excelling. मतलब हमारा जो स्ट्रेंथ है ना, हमारा स्ट्रेंथ क्या है? हमारा स्ट्रेंथ है टेक्सटाइल है, ठीक है, एंड दीज आर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, राइट। बट यू नो दैट व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग
We are exporting petroleum product. Are we having strength in petroleum product? Not at all. We are this exporting gems and jewelry. पहले हम उसको import करते हैं, फिर हम उसको export करते हैं. We are just adding the value to it. हाँ, GVP, right? So what the idea of the government is under Atmanirbhar Bharat, that we are not focusing on that type of import substitution. We are focusing on that we have to import the raw material. What China is doing, China is just acting as a manufacturing factory of the world, right? So the idea of the manufacturing भारत है. अभी देखिए, अभी आपको इस पेंडेमिक में कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे एक तो दूसरा क्या है ना, जो मोदी जी अभी जितना भी आपको ये कहीं कहीं जाते हैं ना, तो उसका ना आप थोड़ा उनको फॉलो करिए, क्योंकि मोदी जी इस मामले में ही इज़ वेरी स्मार्ट कि वो ना बहुत बारीकी चीज़ें से उठाते हैं. ठीक है, इफ़ यू सी उनका जितना भी पॉलिसीज़ आ रहा है ना, वो मतलब वो बहुत बारीकी वाली चीज़ें हैं. वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो बड़ा पर्सपेक्टिव उठाया और वो उन्होंने नहीं, उन्होंने बड़ा माइन्यूट चीज़ें उठा रहे हैं वो. ठीक है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, आई डोंट नो अबाउट हियर, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ दिस पैरासीटामोल. पता है ना, यहाँ भी वही होगा. तो द रीज़न वॉज जो उसका ना बेस आता है, दैट इज़ बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना. ABS, API, राइट, फॉर्मुलेशन कुछ फार्मा, हाँ, इंग्रेडिएंट जो उसका बेस चाहिए उसको, दैट इज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना. व्हाट ही डिड, इन्होंने बोला कि क्योंकि रॉ मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम चाइना एंड चाइना इज हैविंग मोनोपोली इन दैट, तो उन्होंने बोला उसको अपने यहाँ डेवलप करना है. द सेम गोज विद दैट दिस सेमीकंडक्टर पार्ट, right? In the electronic policy, he is coming up with we have to develop that semiconductor because we are dependent on China for that, for the electronics industry, right? So है क्या कि आत्मनिर्भर दूसरा, if you see that Make in India, what Make in India is telling you, it is telling you that you have to incorporate or take the inputs from your local MSMEs. They have redefined the definition of MSMEs. Right, वो हम करेंगे डिस्कस आगे. Right, so the objective of all these things is not to being the closed economy. Import substitution was to follow the idea of the closed economy. ध्यान रखिए. Now we are not saying that we are again going to the era of the closed economy. We are saying yes, we are getting open. हम open हैं, but the idea is to increase our exports. Second, उसका अपना फायदा नुकसान भी है, दैट इंडियन इकोनॉमी इज कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी. पता है, वी आर कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी. तो उसका फायदा ये है कि व्हेन द वर्ल्ड वाज गोइंग इनटू द रिसेशन इन 2008, इवन चाइना वेंट इनटू द रिसेशन, वी डिडंट वेंट इनटू द रिसेशन बिकॉज हमारा डिमांड ही इतना है कि हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है. बट दिस आत्मनिर्भर भारत इज सेइंग दैट वी शुड इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स. तो हमारा क्या है ना, ये एक चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज है. तो आत्मनिर्भर भारत से हम ये नहीं कहेंगे कि वी आर गेटिंग, भाई हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, वो सब नहीं है. वी आर इंपोर्टिंग द थिंग्स, बट वी आर मोर फोकसिंग ऑन एक्सपोर्टिंग. दैट्स वाई, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? बाय बीइंग द मैन्युफैक्चरिंग हब. तो जितना भी अभी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, चाहे वो एप्पल आ रहा है, चाहे वो कुछ भी आ रहा है, चाहे आपका जितना भी, इट वॉज बीइंग अज्यूम्ड दैट द चाइनीज फैक्ट्रीज विल बी शिफ्टेड टू इंडिया, राइट? दैट इज अनदर डिबेट दैट वी विल डील विद लेटर ऑन. बट आइडिया ऑफ आत्मनिर्भर भारत इज नॉट गोइंग टू द pre-91 era, but it is to make our economy export led economy. पहला चीज. दूसरा, one of the reasons we were discussing about de-reserved. The issue was reserving of production of the goods to the small scale industries was that most of the things were reserved to be produced by small scale industries. Small scale industries means that you cannot, there's a term economy of scale. Right. For example, if you are producing something, for example, simple, if you are producing this bottle, right?
and it is being, you are not allowed to manufacture this bottle in a huge industry, right? And you are only manufacturing this bottle in a small industry, small scale industry. There's limit of capital investment in that, right? So naturally, the cost of this manufacturing will be higher in that case. And if you are manufacturing this bottle in the large industry, then definitely the cost of production will be lower. The quality will be better, right? So the reason we reserved most of the products during the pre 1991 era to the small scale industries, and because of that, the cost of production was high, and the quality was substandard. Quality was substandard. That means because of these two things, we were not competitive in the market, non-competitive in the international market. All right. So to be competitive in the international market, what we were supposed to do, because if you are opening up the economy, opening up of the economy means you are allowing your products to compete with the global products. And when your products are of substandard quality, then the imports will flood your market. Definite सी बात है भाई. When in the age of consumerism, everybody will like to spend on the things which are qualitative. जिसको एप्पल फोन की एक बार आदत लग जाती है वो उसके नीचे नहीं आता, राइट? बिकॉज स्टैंडर्ड इज देयर, राइट? तो है क्या कि दैट्स वाई टू रिमेन इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट वी डी रिजर्व्ड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. क्लियर हो गया? एंड इन द अदर वे वी ओपनड अप द इकोनॉमी फॉर प्राइवेट सेक्टर. दैट वाज प्राइवेटाइजेशन. तो आपने क्या किया? You came up with the idea of disinvestment. Clear? Disinvestment clear है concept? You are selling your assets. पहला. What is important is strategic. This is the new idea, strategic sale. And prior to that, at that time, to promote the efficiency in the public sector units, we came up with the concept of mini ratnas, navratnas and maharatnas. And in those classifications, you were giving more autonomy to the public sector units, because prior to 1991, those public sector units were acting as fiefdoms of these ministers, right? So post 1991, what these people do, the government started disinvestment of the public sector enterprises. Now, can you explain me how the disinvestment increases the efficiency of the public sector units? How disinvestment of the public sector units increases the performance of PSUs? Based on skills, and also there will be what With increased private production and quality will be more, and also if workers are not doing well, they will be removed, so the work will be done. so it will become more profitable. The more and more encouragement to the private players will happen, and people will be encouraged to set up their entrepreneurs will be encouraged. Output will be more if it is privatized. If the PSC is making losses, then government can send the PSC, and in return government can get some more capital for other programs. No, what you are telling is strategic sale. I am simply, in simple words, asking that how disinvestment helps. To an extent, you are right. See,
prior to 1991, or if the ownership is of the government, then what is happening that there are two things. One is accountability and one is autonomy. Are you aware of these two terms, accountability and autonomy? Huh? Now see, to understand public sector unit, you have to play with these two words. Public sector unit, the functioning of the public sector units is all about autonomy and this accountability, right? Now see, prior to 1991, the ownership of the public sector unit is the government, right? Now the accountability of the head of that company is with the government. Government means minister. This minister is self-centered. ठीक है? That means the head of this person, head of this ministry, CMD, right? Chairman cum managing director of any company A. This is PSU. A is PSU. He is basically acting on the whims and fancies of this minister, and this minister is self-centered. Forget about national interest. ठीक है, वो आप सब जानते हैं कि वो पॉलिटिशियन का क्या नेशनल इंटरेस्ट होता है, दैट इज सेकंड स्टोरी, राइट? सो फॉरगेट अबाउट दैट. This person, minister, is self-centered, and this CMD is reporting to him, right? And he is being represented in the parliament through this. ठीक है ना? Secondly, the money involved is of the public. ये कंपनी जो है ये पब्लिक के पैसे की है, बट पब्लिक इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय हिम. ठीक है? एंड हिज इंटीग्रिटी आपको पता है क्या है. तो दैट मीन्स दिस पर्सन विल ओनली, हिज परफॉर्मेंस विल ओनली बी इवेल्युएटेड हाउ ही इज इन द बुक्स ऑफ द मिनिस्टर. नथिंग मैटर्स. कंपनी कितना भी लॉस में जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इसका इक्वेशन इसके साथ में ठीक है, बिकॉज हिज अकाउंटेबिलिटी इज टू द मिनिस्टर ओनली. क्लियर है चीज? सेकेंडली, हाँ पहले इसको ना उस पे आते हैं. नाउ व्हाट हैपन्स दैट नाउ द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड इट्स शेयर फ्रॉम 100% टू, फॉर एग्जाम्पल 60%. It means that 40% of the management will be controlled by other players. Clear? For example, if you have come into the share market, so that means the ownership. For example, there will be X institutional investor. For example, X company. There is another X company who is holding shares in the company A. Now, this is board of directors. Here, India only, right? But now, the government of India will share this board with 60% of the government and 40% of the private player. That means, what was happening in this case? The accountability was towards the minister. Now, in this case, accountability of this board of directors is towards, it is being divided between two, minister and this private player. This private player says that भाई मेरे को पैसा चाहिए. ठीक है? तो I will appoint person as in the board of directors who will bring profits to me. मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है कि मिनिस्टर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. I will also have, if you are not earning profits, I will have veto. I will not appoint you. यहां पे क्या चल रहा था? Irrespective of loss and profit. Now the accountability is divided between the minister and the investor. That is investor. So how this performance of the industry improves? This is how a public sector
performance is improving after it is being disinvested. Is it clear? ठीक है, ये सारा गेम अकाउंटेबिलिटी का है, पहला सिंपल वर्ड्स में, बाकी तो आप इधर से चीजें पढ़ाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है. इट्स ऑल अबाउट ऑटोनॉमी एंड दिस अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, कमिंग टू ऑटोनॉमी. ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा एंगल फिर ये होता है कि इसमें व्हेन यू आर लिस्टेड ऑन द शेयर मार्केट, राइट, देन it is all about the perception of the people. When people will invest in your company, definitely when your performance is good. So to ensure the participation of the people, you will again and again try to improve your performance, and that's why to remain in the competition in the market, you will keep improving your performance. Is it clear? Now coming to second term, autonomy. See, autonomy means that discretionary powers given to the management. Now, when I was discussing about this relationship between CMD of company A with the minister, because this CMD is being appointed by the minister, right? So the functioning of this CMD was completely controlled by this minister. Whatever he was saying, the minister was saying, it was 100% absolutely implemented by the minister, because he was having no autonomy. He was having no autonomy because he was being funded by, because the master was the minister. Clear? He was not given any autonomy in the sense that minister कहता था पैसा तो मेरा ही है सारा. So why you should enjoy the autonomy? Clear? Now what happens when his participation reduced or his stake reduced in the company, and the minister, यहाँ पे जो 40% वाला आया उसने बोला it's all about the performance, right? This 40% person is saying it's all about the performance. If you will perform, then you will stay in the chair, otherwise I'll remove you, right? Then he said, okay, if you want to raise the performance, give me the autonomy. Because if you want that, I am looking for you for each and everything, because if I am keeping, if I am always coming to the ministry just to have, sir, क्या करना है, क्या नहीं करना है, I am investing my 70% of the time coming to the ministry, then at what time I look towards my company? ठीक है, तो उसने कहा, इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई, ओके, वी विल हैव MOU. ये हम बात कर रहे हैं 1991 की चल रही है अभी. द गवर्नमेंट एंड दिस पब्लिक सेक्टर यूनिट साइन एन एग्रीमेंट which is said to be MOU, Memorandum of Understanding, right? And they agreed upon the point, they said that I will give you autonomy. Your autonomy will be increased, right? Subjected to your performance. Right? Your accountability will be bifurcated between the government, between the me and the investor, right? So if you see the classification of the public sector units after that, it was like Mini Ratna, Navratna. This concept of Maharatna came very later on, right? So in this, the autonomy of the public sector units increased. यहाँ पे इतना इंक्रीज हुआ, यहाँ पे इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ, and this increase in the autonomy was subjected to the profits of the company. जितना आपका प्रॉफिट होगा, जितना आपका कैपिटल बेस होगा, उतना ही आपका ऑटोनॉमी बढ़ता जाएगा, राइट? मैंने बताया ना,
Autonomy is directly related to the performance. Right? So you have to understand this systematically. ठीक है. Accountability, उसने कहा कि भाई मैंने क्या करना है, मैंने तुम्हारे को बेचना है, I'll sell you, and your accountability is not only towards me, it will be towards this. And secondly, when I will list you in the SEBI, जब मैं आपको मार्केट में लिस्ट करूंगा, मिनिस्टर ने बोला, तो क्या होगा, योर अकाउंटेबिलिटी विल बी टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स. और इन्वेस्टर को क्या चाहिए, इन्वेस्टर विल ओनली इन्वेस्ट इन यू व्हेन यू आर परफॉर्मिंग वेल. सो योर अकाउंटेबिलिटी इज डिवाइडेड बिटवीन द गवर्नमेंट, द मंत्री एंड द इन्वेस्टर. सो दिस इज हाउ द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स चेंज आफ्टर 1981. इज इट क्लियर? इसमें कोई भी वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट दो शब्दों के मैं आपको ये पूरा लिखना है अगर आता है तो. अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, बाकी आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं, वो कहानियां मिलेंगी फिर. नाउ कम्स जो अभी चल रहा है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. राइट, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट जब हम कर रहे हैं तो दो तरीके से होगा. ठीक है, देखिए स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है वन हु इज हैविंग द फाइनल से सॉर्ट ऑफ, और द मेजर लॉयंस शेयर. राइट, तो व्हेन यू आर सेइंग स्ट्रैटेजिक पार्टनर in economy, देखिए it might get revised in the coming times, the definition of strategic partner, but जो अभी है, right now it is if a person or any institution is having shareholding of more than 50%, it is said to be the strategic partner. Clear? Any entity who is having shareholding of more than 50%, 51 or more than 51, it is said to be the strategic partner. Clear? इसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं है. अभी जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, माइट भी करे ना करे, क्योंकि अभी जो इनका आया है, अभी बजट पे इन्होंने पॉलिसी अनाउंस किया है, PSU का पॉलिसीज, उसमें अभी नहीं है. इट वॉज स्पेकुलेटेड 1 year back that they might revise this definition of strategic partnership, but they haven't revised this policy. Might be in the coming future they might do that or might not do that, but as of now it is if the stack of the government, if any entity is more than 50%, it is strategic partnership. Right, now why the government is doing strategic sale? Right. किसी की भी होगी, मैं एक जनरल डेफिनेशन बता रहा हूं. स्ट्रैटेजिक पार्टनर उसे बोलते हैं हम जिसका स्टैक मोर देन 50% होता है. ठीक है, इट इज द स्ट्रैटेजिक पार्टनर. अगर यहां पे गवर्नमेंट है तो दैट मीन्स इट इज द गवर्नमेंट कंपनी. मैं जनरल बता रहा हूं अभी. स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मीन्स एनी एंटिटी विच इज हैविंग more than 50% stake in any company, it becomes a strategic partner in that company. And in case of public sector units, when it is applied to the public sector unit, that means if the government is holding more than 50% of the stake, ये गवर्नमेंट कंपनी सब जगह यही है. अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करेंगे, पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात करेंगे, वेयर एवर द गवर्नमेंट इज हैविंग स्टैक मोर देन 50%, इट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी, वो बैंक इंटरप्राइज जो भी है. राइट, इज इट क्लियर? Now, the issue is why government is pro strategic disinvestment. ठीक है, अब देखिए इसमें n number of theories हैं. राहुल गांधी बोलते हैं कि वो अपने बिजनेसमैन मित्रों के लिए बेच रहे हैं. ठीक है, और if you talk about even अभी आज today there is who is the renowned economist, he is saying that it is not the right time for selling the public sector units.
एंड इफ़ यू देखिए आप ना रघुराम राजन को पढ़ा करिए। रघुराम राजन बहुत अच्छा लिखते हैं, जब भी वो लिखते हैं अच्छा लिखते हैं, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब एक ये आर्गूमेंट है कि वो प्रो ये हैं प्रो, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ मतलब मैन ऑफ मतलब ठीक है, उनका आप पढ़ा करिए, वो लॉजिकल लिखते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो उनको आप पढ़ा करिए जब भी वो। तो ड्यूरिंग दैट टाइम अभी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस पैंडेमिक ही रोट दैट द गवर्नमेंट शुड हैव सेल द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। इवन इकोनॉमिक सर्वे में भी ऐसा बोला गया है कि इट वॉज द राइट टाइम दैट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स माइट हैव सोल्ड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज द सेंसेक्स वॉज एट इट्स पीक, ठीक है। तो वो अपनी डिफरेंट स्टोरीज हैं, ठीक है, बट ये ओपिनियंस हैं अलग अलग। और देखिए कोई कंक्लूजन इतना जल्दी आप जा नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन आप किसी चीज़ पे इसलिए नहीं जा सकते कि अगर आप सोचते हैं ना कि इसलिए आप कभी भी आंसर राइटिंग में डोंट बी जजमेंटल। यूपीएससी में डोंट गेट जजमेंटल वाइल राइटिंग द आंसर्स। आपने किया गया यस नो नो, देयर इज नो यस एंड नो वाइल राइटिंग द यूपीएससी आंसर until and unless they are exclusively asking you answer in yes and no, and they are never asking you answer in yes and no, right? So rather than being yes and no, don't get judgmental while writing the answers कि ये अच्छा है ये बुरा है। मैंने पहले ही बताया उसमें आप जाना ही नहीं है आपको, राइट? तो ऐसे ही इसका है डिसइन्वेस्टमेंट। कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। आपको क्या बोलना है? आपको वो बोलना है जो गवर्नमेंट बोल रही है, राइट, फॉर द सेक ऑफ यूपीएससी, ठीक है। बाकी अगर आपको पॉलिटिक्स का हिसाब किताब रखना है तो आप वो बोलिए जो आपका पॉलिटिकल लाइन है, ठीक है। बट अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप इस यूपीएससी वाले माहौल में हैं, डोंट गेट पॉलिटिकल, ठीक है। ट्राई टू बी प्रो गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें सही गलत कुछ है नहीं, क्योंकि इफ़ यू सी, अब आते हैं हम स्ट्रेटेजिक सेल क्यों कर रही है गवर्नमेंट। इफ़ यू सी द रिसेंट दिस पैंडेमिक, वी हैव gone -24, 23.9, and our debts are we were anticipating 8 lakh crores for debt, but we have crossed 12 crores. It will be 12 lakh crores, right? और दूसरा ये है कि if you see the expenditures of the government, more than 90% of the expenditures are in revenue expenditures, ठीक है। आपका सारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में हो रहा है। तो अभी आप एक चैप्टर उसमें अगर आप देखेंगे इन दिस बजट, वो सॉरी इकोनॉमिक सर्वे, वो बोलता है कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट द डेट सस्टेनेबिलिटी। एक चैप्टर है उसमें पूरा, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द डेट सस्टेनेबिलिटी। दो दे आर सेइंग, देखिए इकोनॉमिक सर्वे में एक चीज़ और है कि वो ना गवर्नमेंट को जस्टिफाई करेगा, ठीक है। वो एंड तक गवर्नमेंट को जस्टिफाई करेगा। वो ऐसे ऐसे आंकड़े लेके आएगा ना कि मतलब, और बड़ा सेफ प्ले करते हैं। जैसे दे आर यूजिंग द टर्म दैट इट, जैसे वो कोरोना वायरस के लिए बोल रहा है कि वो ये नहीं बोल रहा कि वहाँ पे चाइना में वो मिला है वायरस। दे आर सेइंग इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड, इट इज़ नॉट, उन्होंने फॉन्ट यूज़ नहीं किया है वर्ड, राइट। तो दे आर प्लेइंग सेफ। तो इकोनॉमिक सर्वे से मैंने पता कि अब आइडिया लीजिए आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सारी बातें, क्योंकि वो दे आर, उसके अलावा कोई फैक्ट है भी नहीं आपके पास में, ठीक है। तो दे आर टेलिंग यू कि एक तो ना आपका डेट इतना बढ़ रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द डेट इज गोइंग इन दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। एंड इफ आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन वी आर डिस्कसिंग द बजट अबाउट दिस डेफिसिट फाइनेंसिंग, राइट, व्हेन वी आर डिस्कसिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इफ़ द बजट इज़, इफ़ द एक्सपेंडिचर इज़ ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, then it is beneficial for the economy, and if it is for the revenue expenditure, then it is not beneficial for the economy, right? Can you tell me why? They will be how? And what about revenue expenditure? What sort of gains are we getting from revenue expenditure? For example, Manrega and then subsidies. Sustainable development of One thing about that, expenditure in subsidies is getting down. अभी आप देखिए इस बार भी घटा है,
नहीं, इट इज दैट इज राइट. सी द गवर्नमेंट का देखिए अभी ऑब्जेक्टिव कुछ और ही चल रहा है. ठीक है, गवर्नमेंट इज फोकसिंग. एक तो FRBM एक्ट है कि आपको 3% से नीचे आना है. दो वी हैव इन्वोक्ड द एस्केप क्लोज. Last year there is an escape clause in FRBM Act that you can raise the fiscal deficit. वो अपनी एक अलग कहानी that we will discuss later on. That what is the trade-off between increasing the fiscal deficit. वो live और livelihoods जो है इसमें इकोनॉमिक सर्वे में हम डिस्कस करेंगे. But there is an escape clause in which we can increase the fiscal deficit, right? तो वो एक अलग स्टोरी है. Coming to this part, why we are doing this strategic disinvestment. तो एक तो ये था कि डू यू नो दैट व्हाट इज हाउ मेनी, मतलब कितना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं अभी. इट्स अराउंड 340 समथिंग, राइट. कि पहला चीज ये है कि इफ यू टॉक अबाउट द रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट, और जो अभी सिचुएशन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर फर्स्ट. सेकंड, दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट पुटिंग समथिंग, क्रिएटिंग समथिंग वर्चुअस साइकिल. क्योंकि एंड टू एन एक्सटेंट मैनी पीपल सेज दैट, सम इकोनॉमिस्ट सेज दैट this revenue increase in the revenue expenditure is effectively increasing the inflation in the market, right? And it is creating inequality in the market, right? क्योंकि वो बोल रहा है जिसके पास ऑलरेडी है उसको आप दे रहे हो. आपने सैलरीज बढ़ा दी तो उसके पास तो ऑलरेडी पैसा था, आपने उसको और पैसा दे दिया. इट इज क्रिएटिंग इनइक्वालिटी इन द मार्केट, राइट? इट इज क्रिएटिंग इन्फ्लेशन इन द मार्केट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि आई हैव टू रिड्यूस दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक बहुत बड़ा जो एक चंक अमाउंट है दैट इज फॉर द पेंशंस एंड दिस सैलरी. ठीक है ना? अच्छा, ये ऐसा है कि जिसको आप नॉर्मल तरीके से तो आप इतनी जल्दी ख़त्म कर भी नहीं सकते. दैट्स वाई यू विल फाइंड दैट द गवर्नमेंट्स जॉब्स आर कंसिस्टेंटली रिड्यूसिंग. अब गवर्नमेंट जो लोगों को ले रही है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट पे ले रही है. दे डोंट वांट एनी लाइबिलिटीज़ फॉर द फ्यूचर. क्लियर है ये चीज़? क्योंकि देखिए डिफेंस में आप कम कर नहीं सकते, सब्सिडी को आप ठीक है घटा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी. ठीक है, बट दैट्स वाई द गवर्नमेंट इज़ नॉट हायरिंग मोर पीपल. एंड सेकेंडली what they are doing that in the last year speech by I think DOPT Minister Jitendra Singh, on record he stated that I think lakhs of vacancies are lying vacant in the ministries as per the DOPT. But what they are saying that they have come up with the idea that if a vacancy is lying vacant for I think 1 year or 2 year, that means the existing resource can manage that work. अभी गवर्नमेंट में जो चल रहा है वो ये चल रहा है, इफ अ पर्सन इज कैरिंग आउट द वर्क ऑफ 2 or 3 पीपल, दैट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर रिक्रूटमेंट. इसलिए आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी वही चल रहा होगा. जो लोग पहले जहाँ पे एक डिपार्टमेंट में 60 लोग थे, अब वहाँ पे अगर 20 लोग हो गए ना तो 20 लोग ही काम कर रहे हैं उसको, राइट? सो उसका क्या होगा कि दैट मीन्स यू हैव रिड्यूस्ड द सैलरीज हेड ऑफ दोज पीपल. इवन इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट, यू आर रिक्रूटिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. आपने बोला भाई 3 महीने के लिए काम करो, 3 साल के लिए काम करो, तो गवर्नमेंट इज रिक्रूटिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, राइट? दैट मीन्स देयर इज नो लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर लाइबिलिटी. क्लियर? तो अभी इन्होंने क्या किया, स्ट्रैटेजिक सेल का क्या फायदा होगा? स्ट्रैटेजिक सेल का एक तो फायदा ये हुआ कि आपके पास में इनकम आएगी, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट. डिसइन्वेस्टमेंट से यही आ रहा था ना, पहला चीज. दूसरा, जो आपका कंपनी में रिकरिंग लॉस हो रहा था मंथली, वो आपके हेड से हट जाएगा. यानी आपका बजट डेफिसिट, जो रिकरिंग लॉस था कंपनी का, रिकरिंग लॉस खत्म हो गया. तो गवर्नमेंट अभी इफेक्टिवली क्या कर रही है? गवर्नमेंट इज फाइनेंसिंग द रिकरिंग लॉसेज ऑफ द कंपनीज. आपके पास ये पैसा आ गया, ये आपके अकाउंट से हट गया. दैट मीन्स योर बजट डेफिसिट विल रिड्यूस. दिस इज द आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? सेकेंड, इसमें गवर्नमेंट कर रही है एक एसेट मोनेटाइजेशन.
There are two terms, debt monetization and asset monetization. Any idea about these two terms? बताइए. If the company or government organization is having any asset which is not being used properly or Right. which is not in at all, Right. then we can generate revenues from that asset by maybe renting out or leasing out. Very good. Yes. This is asset monetization. What is debt monetization? See, asset monetization, yes, correct. For example, you might have seen that if you see the assets of the public sector units, for example, BSNL तो यहाँ भी होगा ना, कुछ idea होगा आपको BSNL का. You will find the assets of the BSNL in posh areas, right? You will find that even railway, you will find the land of the railways, ठीक है, assets of the railways in those areas which are lying idle, right? Government के पास में पैसा नहीं है. They are saying why to keep them idle and how long will they remain idle? So why not to monetize all those assets which are lying idle? So the government is saying that we have to either sell, mostly it is on the sale, ठीक है. The assets which are lying idle with the public sector units will be open for sale or monetize. Monetize simply means आपको पैसा कमाना है उससे, पहली चीज. Debt monetization we will discuss in the monetary part, but debt monetization simple means कि debt मतलब जो सरकार के पास उधार है उसको आपको monetize करना है, यानी you are asking RBI to print currency, simple. ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वहाँ पे आएंगे, अभी इतना समझ लीजिए. Debt monetization simply means that you are asking, for example, you are having debt of, for example, 12 lakh crores, right? So most of the more than 95% of debt is internal debt, right, in terms of rupee. So if you ask RBI, look, give me 5 lakh crores so that I can repay back my loan to the internal people जिनसे मैंने उधार लिया है. तो if RBI prints the money, if RBI prints the currency, then it will be debt monetization, right? Is it possible? क्यों RBI मतलब इतना सरकार क्यों इतना मतलब टेंशन ले रही है? सरकार बोले कि भाई चलो पैसा छापो, पैसा मांगते हैं लोगों को. Only use that last resort. If you use that last measure, I mean, if there are no other measures are possible, it can be used. Okay. हाँ, it can be one of the idea. Sir, but if money is printed more, it affects the economy, right? It Affects the economy. how? The exchange rate, Rupee value will be decreased. purchasing power of the rupee will decrease. I have explained the liquidity will increase. I have discussed the example of Zimbabwe. People were getting loads of money and coming up with 1 kg of potato, right? So hyperinflation will be there, and if hyperinflation will be there, that means all macro indicators, fundamental indicators will be disrupted, and when they will be disrupted, that means अगेन वो एक्सटर्नल एजेंसी सीन में आएंगी, वो कहेंगी यार ये तो फ्री में बांट रहे हैं, तो आपकी रेटिंग डाउनग्रेड कर देंगी. रेटिंग डाउनग्रेड कर देंगी तो फिर आपका जो बाहर का जितना भी इन्वेस्टर है वो आना कम हो जाएगा. ठीक है, वो वील डिस्कस लेटर ऑन. इसमें भी सबका अपना अपना ओपिनियन है. देखिए, कहने का मतलब ये है एवरीथिंग हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस. जब इकोनॉमिस्ट में एक पॉइंट पे कन्वर्जेंस नहीं है, सो हाउ वी पीपल कैन, हम तो अभी बस एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं ना, हाउ वी पीपल कैन बी जजमेंटल के नहीं यस और नो. समझ रहे हैं आप बात, कि आप यस और नो में आंसर नहीं लिखना है आपको. यू आर नॉट कंप्यूटर 0-1. ठीक है, यू हैव टू हैव एन अप्रोच दैट शुड बी एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, यस नो नहीं करना है आपको. अनटिल एंड अनलेस आपको यूपीएससी बिल्कुल पूछ रहा है कि यस नो, कभी यूपीएससी पूछता ही नहीं है. नॉर्मल क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लेती है वो, लेकिन पूछता नहीं है नॉर्मली.
ठीक है. सो आपका अप्रोच, यू हैव टू डेवलप दिस अप्रोच. वो अप्रोच जिस तरीके से आप पढ़ेंगे उसी तरीके से आपको वो अप्रोच डेवलप होगा. करेक्ट. सो दिस इज अबाउट एसेट मोनेटाइजेशन. तो स्ट्रेटेजिक सेल क्लियर हो गया. स्ट्रेटेजिक सेल में आपने क्या किया, यू आर रिड्यूसिंग योर स्टैक बियॉन्ड 51%. उसका मतलब ये होगा जब तक आपका 50% से ऊपर स्टैक है, दैट मीन्स स्टिल यू आर हैविंग influential power in the management of the company. Correct. When you are reducing your stack below 50%, that means there is someone who has become strategic partner in the company. That means initially what we were doing, this company A, initially the government was the major stakeholder. Now this is being reduced to a minority stakeholder. Now Mr. X has entered this arena and he has become the strategic partner. He will be having influential say in the decision of this company. Government will no more be the strategic decision maker in the company. That means मिनिस्टर का सारा ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगा. जो मिनिस्टर का चल रहा था ना इन्फ्लुएंस, क्योंकि द मेन थिंग इज, अच्छा गवर्नमेंट के सामने एक डिलेमा ये भी है कि गवर्नमेंट wants to keep certain public sectors with them. Can you explain why? If the government thinks that, ये पता है एक अलग मेरे जस्ट अभी माइंड में आया है, this is an altogether a completely different debate, that government though they want to get out of these companies but still they cannot get out of these companies. All the वो बोल रहा है ना strategic में भी पता क्या है जो अभी इनका policy है, they are saying that they have identified I think 4 broad categories in which they will remain, right? So I think there are something 12 industries they have find out, and in those 12 industries 4 broad classifications are there, and in those 4 broad classification they have said that they will either have minimum 1 and maximum 4 public sectors. That means 12 to 48 public sectors will remain there. Do you think that government can exit all the public sectors? The government is still in the dilemma. Why they cannot exit all the sectors? Some services are Monopolies, नहीं. some services are essential for welfare. electricity, हाँ. railway. सी सम सेक्टर्स, देखिए फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि ब्रॉडर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको. इफ़ यू हैव सीन द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स, तो इफ़ प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं नहीं भाई जनधन अकाउंट खोलना है, तो जनधन अकाउंट खोलना है, इट्स ओके. बट अगर प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे प्राइवेट बैंक्स को, तो प्राइवेट बैंक बोलेगा या तो जनधन अकाउंट खुलवा लो या मेरे से प्रॉफिट करा लो. आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू एट ऑल. I am accountable to my shareholders, and my shareholders are not accountable to the poor people. भाई पुअर है रिच है उसको क्या मतलब है? ही इज मोर अकाउंटेबल टू द पर्सन हु इज हैविंग अकाउंट इन द बैंक, हु इज होल्डिंग द शेयर्स, एंड ही इज अल्ट्रा रिच, राइट. बट द गवर्नमेंट सेक्टर से वहां से सरकार एग्जिट नहीं कर सकती, क्योंकि दे हैव टू रिमेन. अब स्टेट बोल रहा है कि मेरे को ना सब्सिडी देना है इलेक्ट्रिसिटी को, तो इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए प्राइवेट बोलेगी मेरे को पैसे दो, आप जितना फ्री आप पैसे दो मेरे को. फ्री क्या, मैं तो और एक्स्ट्रा बिजली देने को तैयार हूँ, बट पे द बिल, नो फ्री लंचेस, राइट. दैट मीन्स it's again the dilemma of the state whether to exit, because if they are exiting from all the businesses, that's why they are saying that the business of the government is not to do the business, so they are getting out of those business. For example, they are still running HMT watch machine. What is the logic behind that? There are n number of n number of manufacturers who are producing घड़ी. कौन खरीद रहा है आजकल HMT की घड़ियाँ? अब तो घड़ियाँ ही बिकना बंद हो रही हैं, मोबाइल ने सब कुछ खत्म कर दिया है, right? In those times you were producing that scooter, you were even producing breads, you were manufacturing the bread, state was manufacturing bread, modern bread, right? What was use of that? What is use of that? So we have to understand the relevance of anything, right? So the relevance of all those things
is outdated now. So if you want to compare that, if you say that the policy of public sector was not relevant in those times, right? It is like comparing orange with apples. The situation in those times were completely different, right? आपके पास में उस वक्त खाने के लिए नहीं था कुछ, right? If you have PL 480 पढ़ना, आप लोग उसमें पढ़ा है PL 480, पढ़िएगा उसको. PL 480 एंड इंडियन एग्रीकल्चर, इसमें क्या था कि वी वर इम्पोर्टिंग, वी आर डिपेंडेंट अपॉन द वीट इम्पोर्ट फ्रॉम यूएस. और जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे आया, राइट, वी वर फोर्स फॉर दैट. जब हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे यूएस से, तो उन्होंने जो हमें अनाज भेजा ना, वो इतना गंदा भेजा ना, तो वो पोर्ट पे ही मतलब इट वॉज नेग्लेक्टेड. देन इट वॉज रियलाइज, नहीं भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, राइट. तो वो है ना जो अभी जैसे बोल रहे हैं ना, आपदा में वो अवसर, राइट. तो आपदा में अवसर वाली बात है, राइट. सो कमिंग टू दिस पार्ट, this is dilemma between the government whether to exit from all the public sectors or not. So the middle path is that we will remain in the strategic sectors that has been identified by the government and exit from all the sectors which are business sectors. Is it clear? Right. So this is all about the strategic part, strategic sale. लिखेंगे, लिखिए. अभी I have to discuss the impact of new economic policy and all those things. One thing more, लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन. देखिए ग्लोबलाइजेशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, इवन द सिलेबस इज टॉकिंग अबाउट वन डिफरेंट टॉपिक इज गिवन, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोसाइटी एंड ऑल दोज थिंग्स. ऐसा एक सिलेबस में है, आई थिंक आपका सोसाइटी वाले में है ना, है फर्स्ट जीएस पेपर 1, शायद पेपर 1 या 2 में आप देखेंगे, 1 में ना. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन ऑन सोसाइटी. हाँ, तो दो आई थिंक हुसोएवर, उसको ये भी बोला गया था डेथ ऑफ सोशलिज्म. इसको ये भी बोलते हैं लॉन्ग लिव कैपिटलिज्म. राइट. एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, राइट. ये जो डिबेट है, डिबेट एक्चुअली पता नहीं, ये चलता तो ये है कि इकोनॉमिस्ट जो हैं ये बोलते हैं कि जैसे IMF, आई थिंक PSIR में ज़्यादा ढंग से पढ़ते होंगे सब पॉलिटिकल वाली चीज़ें, कि जितना भी ये थ्योरीज आती हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी थ्योरीज दे आर प्रो वर्ल्ड, प्रो दिस वेस्ट. इवन दिस योर इकोनॉमिक सर्वेज क्वेश्चनिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ such agencies, like they have questioned the authenticity of these rating agencies this time. They are saying that what you people were doing when the world was going into the recession in 2008, right? You even didn't talk about the countries, and you start downgrading those countries like Greece, right? Greece defaulted, and you were down. You didn't even know about the fundamentals of the Greece, and you came up downgrading the Greece debt ratings when it has already defaulted, right? So this economic survey is questioning. So this has already been a debate since long, because when these institutions were institutionalized after Second World War, it was basically the world was being controlled by West, that is US, and बोलते हैं अटलांटिक वाला जो रीजन है. तो but now the global reality has changed.
तो आप जब IMF था, दे आर गिविंग, इफ दे आर गिविंग एनी सपोर्ट टू द पीपल, और बड़ा पॉपुलर टर्म है वॉशिंगटन कंसेंसस। ग्लोबलाइजेशन को जब आप पढ़ेंगे तो वॉशिंगटन कंसेंसस, Washington consensus is nothing but promoting trade, right? Promoting trade. तो ये पता है, ये बोलते हैं कि it's nothing but these West countries are looking for opening up of the economies. Reason being, if you see the GDP growth rates in these countries, they have already saturated. There are no more avenues for growth, and that's why they were looking for the economies which are still developing. ठीक है, तो क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, देखिए बिजनेसमैन या कंट्री जो भी है उसको क्या रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपका वहाँ की इकोनॉमी 1% पे ग्रो कर रही है, 1.5 पे कर रही है, 2 पे कर रही है, इसका मतलब आपने 100 रुपये लगाया, आपको 102 रुपया मिला। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी इकोनॉमी 7, 8, 9, 10 पे ग्रोथ कर रही है, तो नेचुरल सी बात है बिजनेसमैन तो भाई जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगी वहाँ पे पैसा लगाएगा, राइट। तो व्हाट दे आर सेइंग, सेकेंडली दे आर लुकिंग फॉर द कंज्यूमर मार्केट, राइट, एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, एंड चाइना के बाद में यही है। एंड द ब्यूटी ऑफ द इंडिया इज़ दैट वी आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। अगर आप गाँव में जाएंगे अभी, तो गाँव में अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। आई डोंट नो अबाउट सदर्न स्टेट्स, दे आर टू एन एक्सटेंट वेरी मच डेवलप्ड, बट इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्दर्न इंडिया, हिंदी हार्टलैंड, दे आर स्टिल अनडेवलप्ड, दे आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, जो चीज़ अनएक्सप्लोर्ड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जैसे एक इट इज़ बीइंग सेड, आई डोंट नो वेदर इट इज़ एन एनेक्डोट और व्हाट, कि वंस देयर वाज अ बिजनेसमैन, he want to start business of shoes. Then he sent one delegate to the tribal area to explore the avenues of investment over there. One delegate returns and said that, sir, there are no opportunity to invest in that area because people are not wearing anything. Another delegate was sent to that area, and the report says that, sir, there are n number of opportunities and the sky is the limit in that area. And the reason was why? Because those people are not wearing anything, and if we make them learn how to wear, then sky is the limit, and that happens. And MNCs are doing that thing only. MNCs are doing that thing only. आप देखिए ना, इनिशियली व्हाट वाज हैपनिंग, दैट वी पीपल, आज की डेट में जो छोटा बच्चा है ना, ही उसको ना मैकडोनल्ड का सब जगह पता है, ठीक है, इन एवरी स्टेट, राइट। इवन आई वॉज इन रायपुर फॉर द क्लासेस, दे आई फाउंड दैट पीपल इवन देयर यू विल फाइंड, व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू दिस छत्तीसगढ़, आई वॉज थिंकिंग दैट पता नहीं क्या होगा, वहाँ पर ट्राइबल एरिया है, हैदराबाद इज समथिंग डिफरेंट, राइट। बट व्हेन आई वॉज टोल्ड दैट सर इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, रियली इट इज़ डिफरेंट। एवरीवेयर यू विल फाइंड, मतलब सी द these airports, right? See this, matlab, even tier 2 cities are having so much of infrastructure, and you will find MNCs all over there, because first they have, even in the villages you will find that अब दूध कोई भी नहीं पीता। शहर में जो बंदा है वो तो भी हेल्थ कॉन्शियस है, गांव का बंदा पता है ही विल लुक फॉर कोल्ड ड्रिंक, राइट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज हार्मफुल टू द हेल्थ। वो पहले कोल्ड ड्रिंक पिएगा, उसको डायबिटीज होगा, देन इट विल गो टू द डॉक्टर। इट्स अ विशियस साइकिल, and this vicious cycle is driven by the MNCs. It's a fact, right? It's a fact that it is being driven from the top, right? It is altogether a different story, because one best example I can give to you, that I think 1 or 2 years back, you can Google it. These milk powder companies, जो ये करते हैं, जो दूध जो होता है ना पाउडर वाला, अमूल टाइप, सो इंटरनेशनल कंपनीज लॉबीड इन द UN, आई थिंक WHO, राइट, WHO, they lobbied and asked WHO to put a warning on these milk powder that breastfeeding is injurious to the child. Google it, Google करना आप इसको. This is how the lobbying works at the international level, right? So this is all about lobbying, right?
We are drinking cold drink despite the fact that we know that it is harmful. We are eating McDonald's burger despite the fact that वो वहाँ पे पता नहीं कब का बना हुआ है. We are not eating our coarse grains. और हमारे सामने उसी को वो कुकीज़ के नाम पे दे रहा है वो 10-5 रुपए की चीज़ को. We are not eating 2 rupees corn and we are taking it in 250 in the this theaters. This is all about marketing, right? So conspiracy theory says that this globalization is nothing but the advent of the capitalism. And capitalism, which is being mooted by the West, and actually saying that the world is flat. That means everywhere you will find capitalism. It will lead to end of the socialism, right? Death of socialism, borderless blaze. And it is leading to the beauty of the beauty of non-globalization, or when we were living in the deglobalized world, that we were giving primacy to the multiple cultures, right? अगर आप देखेंगे, we were giving privacy primarily to the ट्राइबल कल्चर को हम वैल्यू दे रहे थे, हमारे पास अपनी अपनी चीज़ें होती थी. अभी क्या है, देयर इज यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ फ्लैट. एवरीवेयर यू विल फाइंड, मतलब होता क्या है ना कि द पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ही इज़ कमिंग टू इन दीज एरियाज लुकिंग फॉर समथिंग यूनिक. यहाँ भी आके उसको लगता है, बोले यार वहाँ देखने के लिए क्या है, वहाँ ना मॉल खुल गया है, ठीक है. एवरीवेयर यू विल फाइंड मॉल्स. दिस इज यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, right? And it is very much harmful to the this whatever social cultural economy, because it is very susceptible, it is vulnerable. We'll discuss it. It is very much vulnerable, such type of globalization, ठीक है. This is vulnerable in many senses. Now coming to the UPSC part, what UPSC is asking, and even they have asked questions in the past, that after the globalization, first they are saying that तीसरा है फेमिनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इसमें या तो किसी एक आध पे क्वेश्चन आ गया है, नहीं तो आपको मिलेगा इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन. See, it's not necessary that you will find the same wordings, but you can find the inputs from these ideas. The first is informalization of industries. What is formal and informal? A definition per se. What is informal and formal? Formal is something which government can track. Legal. What sort of legality we are talking about? 10 minutes. What sort of legality we are talking about in terms of formal and informal? Procedures have to be followed. Certain procedures have to be followed. Strictly followed. What? Talk technically. Social security. More closer. Formal means that we are registered under the government acts, labor laws, wages act, social security acts, that is pension, right? If any organization is being registered with these, under these laws, that means we are formal organization, right? And if we are not being registered under these laws, that means we are informal, correct? Now see what is being happening after 1991. After 1991, what we are doing, especially in the last 5 to 6 years, most of the labor laws are being removed. Right. After 1991, the government was doing away with the stringent labor laws. Most of the laws were removed. Secondly, Wages Act, it is also being tinkered with. And after the new economic policies, what was happening, MNCs were taking people on the contract rather than on the permanent nature of job. Is it clear? Right. That means there was no guarantee of social security after the job. Right. There was no guarantee
flexibility of the job, and you can add it more prominently, the arrival of the gig economy. It's a recent addition to this, the arrival of the gig economy. What is gig economy? A single person doing 2 to 3 jobs, like part-time job. You have issue to issue job instead of a permanent job. You will do हाँ. with only particular. Sort of freelancer job. That means you are doing jobs in the pieces as per the contract. आपने एक काम किया, आपने दूसरा काम ले लिया, तीसरा काम ले लिया. You are not on a permanent nature of job, right? This is a new addition to this gig economy, and this arrival of after pandemic, the focus of work from home has added to it. पता है ये सब चीज़ें आपको ऐड करनी है. मैंने बताया ना, समथिंग इज समथिंग यू विल फाइंड थ्योरेटिकली इन द बुक्स. थ्योरेटिकली से ज़्यादा ये चीज़ें आपको जरूर देखना है कि आपको जो चल रहा है वहाँ से आप क्या उठा रहे हैं. ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर हैज स्टार्टेड, राइट. एंड सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़, चलिए ये इसमें आएगा. देन फेमिनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इसको बाद में आएंगे. फेमिनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, हाउ इट इज promoted by after the new economic policy. Feminization of industry, Promoting women's in the industry. how it is taking place after NEP, Maternity benefit. right? From women empowerment to women-led development. नहीं, वो तो है, मैं वही पूछ रहा हूँ. How can you explain this if the question is there that feminization of industry is increasing after new economic policies? Comment. Subsidies given to the women after pregnancy. नहीं, वो उन्होंने बोला मैटरनिटी पॉलिसीज. अभी एक परसों जजमेंट, कल जजमेंट आया एक, ये राम्या MG अकबर वाले केस में. हाँ, सेक्सुअल हरासमेंट, विशाखा गाइडलाइंस, इसको आप इंक्लूड करिएगा. विशाखा गाइडलाइंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विशाखा गाइडलाइंस, दैट मीन्स यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द विमेन एट द वर्क प्लेस, राइट. विशाखा गाइडलाइंस, उसकी पढ़ना आप स्टोरी, कैसे विशाखा गाइडलाइंस कैसे आया. इट स्टार्टेड विद राजस्थान एंड हाउ इट वाज अ वेरी मतलब रिवॉल्यूशनरी पार्ट, हाउ विशाखा गाइडलाइंस केम इनटू सीन. And also some companies are providing baby care centers. Right. Women, Right. See, feminization of industry means that you are promoting the percentage of women workforce in the total workforce. First thing, how it is being promoted after NEP. First of all, the nature of jobs is changing. पहला तो ये है. नेचर ऑफ जॉब पहले आप देखेंगे इट वाज लेबर इंटेंसिव. अभी आप देखेंगे आफ्टर 1990, वी विल डिस्कस इन द जॉबलेस ग्रोथ पार्ट, दैट आफ्टर दैट सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग. आफ्टर NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग. ठीक है, in the service sector the lady is supposed to be more service sector is more easier for a lady to work with, right. Secondly, the government is coming up with a framework or providing an ecosystem which is pro women at the workplace, right. For example, timing hours. अभी आप जैसे देखेंगे कि I don't know about here that there were a number of cases in Delhi in which brutality was done with ladies who were working if they are coming in the shifts. So now those timings has been regulated by the companies as per the orders of the government. And even if they are working in the shifts, then it is a responsibility of the employer to ensure that ladies are being sent to their house through the cabs, and it is the complete responsibility of the employer. So what is happening, that when the lady is feeling safety, when they are feeling that everything is fine, then they are willing to work. And if they are not, if they are feeling that they are unsafe, then how nobody will allow them to come out of the house. Natural सी बात है, बंदे को भी दिखेगा तो वो भी क्यों जाएगा, right. It's not only about women or men, right. So that means you are making workplace safer to the women. That's why they are being motivated to participate in the workforce, right. So this is about, उसके बाद जितना भी गवर्नमेंट का ये आप देखेंगे मैटरनिटी बेनिफिट्स, right. You can take child care leave for 2 years. It has been extended from 6 months to 2 years now, right. They will be paid, they will be having paid leaves for that. So it is, that means you are promoting. Recent judgment आपका विशाखा गाइडलाइंस वाला आप ये ऐड कर सकते हैं.
So all this means that you are promoting how the participation of. So it was many people argued that or commented that Supreme Court is not acknowledging the role of women. They are not putting them at par with the men first, and Supreme Court does not know the role of women in agriculture. Right? It was being argued. They are not accepting women as a farmer. Ah. And also, when it comes to subsidies, giving subsidies, a woman who is having an acre of land, she is not getting subsidies because she is not identified as a farmer. नहीं, वो तो देखिए दूसरा है, सब्सिडी तो तब मिलेगी ना जिसके नाम पे होगी। ये तो जो डिबेट है ये तो मार्जिनल और रिच के बीच में भी है, सबसे बड़ा डिबेट है सब्सिडी वाला, तो दैट वी विल डिस्कस इन द सब्सिडी पार्ट। आई एम आस्किंग यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड व्हाई इट इज टेकिंग प्लेस, व्हाई फेमिनाइजेशन। जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है उसके जस्ट अपोजिट है। सुप्रीम कोर्ट अभी जैसे जो बोला सुप्रीम कोर्ट ने दैट दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग वुमेन फार्मर्स, ठीक है। आई एम सेइंग that number of women in agriculture is increasing. आगे समझ में क्वेश्चन मेरा। I am saying that the number of women in agriculture is increasing after new economic policy. Why? See, हाँ ये भी एक पॉइंट है, सेम वेजेस। देखिए सबसे बड़ी बात, इफ़ यू सी पोस्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो सबसे पहला तो वहाँ पे ये है कि आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड सेकेंडली स्टैग्नेशन। एक तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद में क्या हुआ है, एग्रीकल्चर हैज स्टैग्नेटेड, राइट। व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इन एग्रीकल्चर? डिसगाइज, राइट। Disguise unemployment means, and the growth rate in agriculture has been very low. Even it has touched -2 during the time of UPA 2. I have already discussed. It's the first time after many years that we are crossing 3.6, right? After many years. Is bar silver lining is only with the agricultural growth rate this time. So in this case, when there is hidden unemployment or disguised unemployment, when there is no earning in the agriculture, what will happen? There will be pressure on the family to look for other livelihood, right? Now what will happen, जैसे अभी आप देख रहे होंगे जो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, you might have gone through in the newspapers, और जहाँ भी आप देखते हैं you will see that the women in Haryana are doing all the agricultural stuff. अभी आपने देखा होगा वहाँ ना एक लेडी आई थी, वो she was 85 and she was riding the tractor, right? She was coming from I think Modipur and something to participate in the protest. She was 85 and she was 85 and she was riding the tractor, right? She was saying that I used, ऐसा नहीं है कि मैं यहीं ट्रैक्टर चला के आई हूँ, I used to do it, right? तो इसका मतलब ये हुआ, for example, there was a family of 4 and they were 2 male, 2 female, right? Agricultural income reduced. There was pressure on this family to look for other alternatives for livelihood. Now there was option for this family to move out of the village and look for another job. There was no jobs in the rural area. That's why they look for tier 2 city, nearby city. ठीक है यहाँ तक? So out of these 4, what will be the preference of the family who will migrate to the city? Male. These 2M migrated to the city. They were having 4 acres of land, for example. Who will carry out the lady? That means feminization. First thing, clear? Second thing, जो इन्होंने बोला same wages. If labor is there, so माल्थस का थ्योरी पढ़ा है ना, वो बोलता है कि
वाई वी आर पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन पुअर, ठीक है, पॉपुलेशन गरीब में क्यों बढ़ता है? जैसे जैसे आप एडुकेटेड होते आते हैं, यू फोकस ऑन रिड्यूसिंग योर मतलब पॉपुलेशन, बट द पर्सन हु इज पुअर दे बिलीव इन इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन बिकॉज दे बिलीव दैट more hands more earning. Is it clear? They believe that more hands more earning. तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका तो सेम वेजेस का फंडा ये है कि आपके पास में if you can involve those ladies in the working, that means you will earn more, right? That's why when they are migrating, अभी क्या हो रहा है कि जैसे क्या है ना, अब जितना भी माइग्रेशन होता है छत्तीसगढ़ उड़ीसा से, जितना हरियाणा वगैरह के लिए माइग्रेट होता है, तो फैमिली इज माइग्रेटिंग, laborers are migrating, families are migrating because they are participating there in the agricultural part. Women is also participating. Even if they are working in their village itself, women is also participating in the agricultural labor. That means the percentage of the women in participation of the agriculture is increasing. Clear? Third thing is mechanization of agriculture. Fourth thing, mechanization. मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. प्रीवियसली वो हल यहाँ पे चलाते हैं, आई डोंट नो, बुलक वो चलाते हैं, हल चलाते हैं यहाँ पे, अभी नहीं चलाते. दैट मीन्स इट हैज़ बिकम ईजियर टू यूज मैकेनाइज थिंग्स. पहले जो टफ था, जो लगता था ना मैस्कुलिन काम है एकदम, दैट इज नो मोर द आइडिया. दैट मीन्स मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन. एंड लास्ट में एक बड़ा कॉमन सा आप बोल सकते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. Clear? So this is how feminization of agriculture is increasing. तो अभी आप देखिए, अगर अभी contemporary scene में आइए आप, protests are going on in Delhi. Now this is who will take care of the agricultural stuff in the villages? Natural, female are there. That means the whole male portion of the society. These are arguments and counter arguments. Right? You are not supposed to go into that type of debate. आपको उसमें अपनी चीज देखनी है कि इशू क्या है. उसमें आपको 3 इश्यूज की बात करनी है, जब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. वो जो आप बोल रहे हो, दैट इज डिफरेंट स्टोरी. दैट पीपल आर सेइंग दैट दीज पीपल आर बेसिकली, इवन गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि दैट दीज प्रोटेस्ट आर बीइंग ड्रिवन बाय द मिडिल मैन. ठीक है, द फार्मर्स आर ओनली फ्रॉम दिस हिंदी हार्टलैंड, ठीक है ना, जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली बेल्ट है, ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है. द पीपल वर ऑल्सो प्रोटेस्टिंग इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट बहुत दिनों से चला. कर्नाटका से भी अगर आपको पता होगा, एक परिधि करके एक सत्याग्रह था, दैट स्टार्टेड फ्रॉम कर्नाटका. आई थिंक 2 years बैक दे वर एट द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली, राइट. सो दिस इज, वी विल डिस्कस दैट डिबेट इन ऑल टुगेदर डिफरेंट एंगल. ठीक है, वो हम करेंगे कैसे करना है उसको. एक्चुअली दैट डिबेट इज ऑल अबाउट WTO से भी रिलेटेड है. वो गेम थोड़ा अलग है, ठीक है. वी विल डिस्कस दैट. Actually, government is bounded by the WTO on that subsidy issue. वो कहानी अलग है, ठीक है. We'll discuss that. ठीक है, we'll be meeting after an hour. समझ में आया? कोई डाउट अभी तक? चलिए मिलते हैं.